हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस हारतानी एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th OCM बिजनेस स्टडीज़ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके चैप्टर नंबर 5 पे हम पहुंचे हैं। इसका पार्ट 1 बन चुका है। पार्ट 1 में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और बिजनेस रन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इतना डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 में आज हम समझेंगे पार्टनरशिप को। तो चलो शुरू करें। शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर आपको लगे कि वीडियो यूज़फुल है, कंटेंट अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। चलो शुरू करें पार्टनरशिप का। धीरे धीरे जैसे बिजनेस और कॉमर्स एक्सपांड होते गए, बढ़ते गए, सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन साफ साफ नज़र आने लगी। सबको पता चलने लगा कि एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप फिर एक आइडिया बन करके आया। जब भी हमें बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे बनाना हो तो पार्टनरशिप एक अच्छा आइडिया है। पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस को दूर करता है। ह्यूज कैपिटल हुआ, अच्छे से बिजनेस को चलाना हुआ, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, रिस्क भी सब पे बढ़ जाएगी। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की जो थी सारी लिमिटेशंस थी, जिनको दूर किया किसने? पार्टनरशिप ने। पार्टनरशिप का मीनिंग है कि ये ऐसा बिजनेस सिस्टम है जिसमें ओनरशिप जो है वो एक या एक से ज़्यादा लोगों के पास रहती है। एक तो नहीं, सॉरी, एक से ज़्यादा लोगों के पास रहती है। और सिमिलरली बिजनेस भी सब मैनेज करते हैं, या कोई एक ही मैनेज करता है बट बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी सपोज कर लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, उनमें मैं भी हूँ एक। तो मैं अगर सिर्फ बिजनेस रन कर रही हूँ तो मेरे पीछे कौन खड़े हैं? वो चारों। ऐसे बिजनेस का रिस्क जो है, जो रिजल्ट है, वो सब पार्टनर्स के कंधे पे इक्वली होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, ईयर याद करने जैसा है। उसके हिसाब से पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ लोगों के बीच में जिन्होंने एग्री किया है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये बिजनेस या तो सब चलाएंगे या तो कोई एक चलाएगा सबके बिहाफ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सबसे पहला है रिलेशन बाय एग्रीमेंट। ये जो लोग हैं, पार्टनर्स हैं जो, ये किसी एग्रीमेंट से ही आपस में जुड़े हुए हैं। ये एग्रीमेंट रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है। पार्टनरशिप जैसे आप समझ सकते हैं कि क्या कौन करेगा, मतलब कौन सा पार्टनर किस चीज़ को करेगा, ये अंडरस्टैंडिंग जब हमारे बीच में बन जाती है तो पार्टनरशिप बन जाती है। और प्रेफरेबल क्या है कि आपका रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, पार्टनरशिप का ये जो सेकंड वाली इसमें लाइन थी, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि सपोज कर लीजिए कोई इंसान है जो सेल्स में बड़ा अच्छा है, कोई इंसान है जो एडवर्टाइजमेंट में बड़ा अच्छा है, कोई इंसान है जो प्रोडक्शन मार्केटिंग में अच्छा है। तो अगर ये सब एक साथ आ जाएंगे तो बिजनेस बड़ा अच्छा चलेगा। सेकेंड पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर इसका बड़ा सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक या बड़े प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इसका ज़रूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, ठीक है। और इसको आपको पार्टनरशिप डीड जो है सबमिट करनी पड़ेगी। वो क्या है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स देखें तो 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, जो लास्टली, मिनिमम नंबर तो हमको पता है कि 2 तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा कितने होंगे? तो 2013 के कंपनीज एक्ट में क्लॉज नंबर 464 है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 100 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर लेटेस्ट जो आया कंपनीज एक्ट 2014, जिसमें क्लॉज नंबर 10 है, मिसलेनियस रूल, उन्होंने मैक्सिमम नंबर वापस बदल के 50 कर दिया। मतलब लेटेस्ट जो है एकदम वो 50 है। पार्टनरशिप का पर्पस क्या है? क्यों पार्टनरशिप फॉर्म एस्टेब्लिश किया जाता है? उसका रीज़न है लॉफुल बिजनेस करना है। और ये बिजनेस एक्टिविटीज़ आप क्यों कर रहे हैं? फॉर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिना किसी प्रॉफिट के कोई भी एक्टिविटी करने को पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल है सोशल सर्विस, रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये सब लीगल तो हैं पर इसमें पर्पस प्रॉफिट नहीं होता और इसीलिए इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। मिल करके किसी इंसान को प्रैंक करना, उसको बुद्धू बनाना, ये भी सब एक तरह से देखें तो सब साथ में मिलके करते हैं, लेकिन इसमें मुद्दा प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल सारे पार्टनर्स को लेकर के आना होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके सब लेकर के आएँ। और जो भी वो पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आते हैं वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। अच्छा, जो इंसान कैपिटल नहीं लेकर के आता वो भी पार्टनर बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, बट उसको वैसा काम दिया जाता है। फिर मैनेजमेंट की बात करें, सारे पार्टनर्स मैनेज कर सकते हैं फर्म को जॉइंटली, सबके पास हक है डिसीजंस लेने का। जैसे पार्टनरशिप में बताया गया है कि
कोई एक या ज़्यादा लोग जो हैं मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, पर ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। फिर आती है बात अनलिमिटेड लायबिलिटी की, कि सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही सारे पेमेंट के मतलब जितने भी कर्जे हैं, डेट्स हैं, तो सारे पार्टनर्स की उसकी तरफ लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जब तक आपके डेट्स चुकता नहीं हो जाते, तब तक आपकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पर्सनली भी वो ले सकते हैं और जॉइंटली, मतलब सबको मिल करके उसका पेमेंट करना है। और अगर इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक पार्टनर है जो खत्म डेट नहीं पे कर पा रहा है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से, तो बाकी के लोगों को डेट जो है अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा। 9th पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहाँ पर आसान नहीं होता है। अगर आप चाहें सारे पार्टनर्स का आप कंसर्न लीजिए, उसके बाद ही आप अपना शेयर जो है किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई एक पार्टनर बिना दूसरों से पूछे जो है अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, तो फर्म बंद हो जाती है। मतलब कोई भी पार्टनर फिर फर्म को डिसोल्यूट कर सकता है। लीगल स्टेटस की बात करें तो 1932 वाला जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें पार्टनर के राइट, ड्यूटी, रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और बाकी के सारे प्रोविजंस वहाँ पर क्लैरिफाई किए हुए हैं। लाइफ स्पैन जो है इसका लिमिटेड होता है। अगर मान लो कोई पार्टनर मेंटल बैलेंस खो जाता है, पागल हो जाता है वो इंसान, वो मर जाता है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। बाकी के पार्टनर्स अगर चाहें एक दूसरे की सलाह मशवरा के साथ, तो वो उस पार्टनर का शेयर अपने में ले करके पार्टनरशिप को या तो न्यू पार्टनर लेकर के आएँ और फिर पार्टनरशिप को कंटिन्यू करें। बट फिर भी वो न्यू जो ओल्ड पार्टनरशिप थी वो तो खत्म हो ही जाएगी, बहुत बार खत्म होती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद नहीं होती। एक पार्टनर जाता है तो दूसरा आ जाता है। फिर भी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई लेकिन फर्म तो चलती रहेगी। एडवांटेजेस देखें इसके, तो ये जो है ईज़ी और लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है इसके एस्टेब्लिशमेंट का। जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है और खर्चा भी इतना नहीं होता। आपको ज़्यादा कोई स्पेशल प्रोसेसेस से गुज़रना नहीं पड़ता। आप इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी भी नहीं है कि आप करवाएँ, लेकिन एडवाइसेबल है। फिर आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह, जैसे हमने बताया सोल प्रोप्राइटरशिप में सब एक ही इंसान को सब करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। आपको सारे लोगों का नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल, एक्सपीरियंस सब मिलेगा। मैनेजमेंट जो है पार्टनर्स के हाथ में होती है, तो वो पर्सनल इंटरेस्ट ले सकते हैं, मैनेजमेंट का ध्यान रख सकते हैं और पार्टनर्स का एम्प्लॉइज़ के ऊपर ऊपर भी बहुत अच्छा खासा कंट्रोल होता है और फर्म अच्छे से चल रही होती है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि गुडविल बढ़ता है और क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। क्रेडिट वर्दीनेस, पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू एंड योर बिजनेस। सारे पार्टनर्स जो हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो पता है अपने को। इसीलिए ट्रेडर्स उनसे जो क्रेडिट पे बिजनेस करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती या उनको लोन पे पैसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्रेडिटर्स को पता होता है कि जब भी मुझे इनसे पैसे लेने होंगे, अगर इनके पास नहीं भी होंगे तो मैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी ले लूँगा। तो क सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिज़न में यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस जो है आपका ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट है मोर कैपिटल। पार्टनरशिप फॉर्म में सीधी सी बात है, जब आपके ज़्यादा लोग होंगे तो आपका कैपिटल भी ज़्यादा होगा। बिजनेस जब डेवलप करेगा तो आपको ज़्यादा कैपिटल अगर चाहिए तो आप न्यू पार्टनर को एडमिट करिए और ज़्यादा कैपिटल अपने बिजनेस में लेकर के आ जाइए। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सारे काम बढ़ जाते हैं। जिसकी जैसी स्किल्स होंगी वो इंसान वैसा काम करेगा, जिसकी जैसी एबिलिटी होगी वैसा उसको काम दिया जाता है। उनको काम मिल जाता है, अलॉट किया जाता है उनके स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस के हिसाब से और डिवीजन ऑफ लेबर का एडवांटेज आपको मिल जाएगा। फिर आता है बात प्रॉपर डिसीजंस का। पार्टनरशिप फॉर्म में डिसीजन लेने के पहले थिंकिंग होती है, सब लोग सोचते हैं, बीच में डिस्कशन होता है। तो हर पार्टनर का जो ओपिनियन है उसको अपने नोट करते हैं, हर पार्टनर का क्या राय है वो देखते हैं और उसके बाद ही बिज़नेस के भले के लिए डिसीजंस जो हैं लिए जाते हैं और वो भी सबके कंसर्न से, सबकी हामी से। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि सबका नॉलेज और एक्सपीरियंस जुड़ा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आपका डिसीजन गलत निकले। 7th पॉइंट जो आती है वो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है, सबने अपनी इच्छा से किया है। इस एग्रीमेंट में जितने चेंजेस आप चाहें आप ला सकते हैं।
जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा, आप नेसेसरी चेंजेस आसानी से यहाँ लेकर के आएंगे और इससे आपके फर्म में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। फिर आती है बात इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। यूजुअली पार्टनरशिप में सारे काम जो हैं सबकी सहमति से होते हैं। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी डिसीजन से राजी नहीं होता है तो वो काम हो भी नहीं सकता। कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए बोल सकता है, मतलब फर्म को बंद करने के लिए बोल सकता है, और इससे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? सपोज कर लीजिए चार पार्टनर्स हैं, चार में से तीन लोग बोल रहे हैं कि ये डिसीजन सही है लेकिन एक बोल रहा है कि गलत है, तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। और अगर कोई एक बोल रहा है कि फर्म बंद कर दो तो फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। इसको बोलेंगे माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। चलो, डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह पार्टनरशिप भी जो है इजीली अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज के डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर मतलब क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप में सेंट्रलाइजेशन था, अगर आपको याद हो तो, यानी सारे पावर, सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल प्रोप्राइटर के हाथ पे है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो इकोनॉमिक पावर जो है सब में बटा हुआ है। सारी जिम्मेदारियाँ, सारे अथॉरिटी सब में बटी हुई होती है। यहाँ पर भी वही बात है कि इनकम टैक्स का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? यहाँ प्रॉफिट होता तो ज़्यादा है लेकिन वो सबके बीच में डिवाइड हो जाता है और इसीलिए इनकम टैक्स का बर्डन कम हो जाता है। लिमिटेशंस इसकी देखें तो सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल। आप अगर बहुत बड़े-बड़े मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड बहुत ज़्यादा स्केल पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लार्ज कैपिटल इकट्ठा नहीं कर पाएँगे। बहुत ही कम स्कोप होता है पार्टनरशिप फर्म को कि आप लार्ज स्केल बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकें। और क्यों? क्योंकि लिमिटेड कैपिटल होता है। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि अगर आपने पे नहीं किया तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच करके वो पैसे ले लेंगे। अगर असेट्स जो हैं फर्म के वो कम बढ़ जाते हैं तो सारे पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ती है। फिर आती है बात पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट की, कि कभी-कभी ऐसा होता है कि चार सपोज पार्टनर्स हैं तो उनका ओपिनियन अलग-अलग हो, वो सब आपस में लड़ पड़े, या जब तक आपके बीच में यूनिटी और एग्रीमेंट है तब तक तो अच्छे से सब चलेगा। लेकिन जैसे ही डिसयूनिटी एंड डिस्प्यूट आ जाएगा तो डिसएग्रीमेंट की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। एक इंसान बोलेगा लेफ्ट तो दूसरा बोल जाएगा राइट। फिर यहाँ पर आप सीक्रेट्स मेंटेन नहीं कर सकते पार्टनरशिप में। बिजनेस डिसीजंस जो हैं वो सबसे डिस्कस करके और सब सोचते हैं तभी लिए जाते हैं। तो डिस्कशन अगर होंगे तो सारे सीक्रेट्स खुल ही जाएंगे, तो सीक्रेट्स बड़े डिफिकल्टी से यहाँ मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन शेयर ट्रांसफ़र। पार्टनरशिप फॉर्म में आप अपने शेयर्स को आसानी से दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक आप सबसे एक तरह से सबसे राज़ीमंद नहीं ले लेते कि हाँ सब राज़ी हैं तो आप अपना शेयर बेच सकते हैं, वरना नहीं। डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस लेने में यहाँ पर देरी होती है। क्यों? क्योंकि सब लोग जो हैं वो सोचेंगे, सब लोग अपनी-अपनी बातें बताएँगे। कभी-कभी वो लोग डिस्प्यूट करेंगे यानी आपस में लड़ जाएँगे, कभी-कभी डिसएग्रीमेंट होगा। तो प्रोसेस जो है डिसीजन का वो डिले हो जाता है और मैनेजमेंट धीरे-धीरे वीक हो जाता है। इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण भी कई बार पार्टनरशिप फर्म्स बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स आपस में ही नहीं बन पाते। और फाइनली शॉर्ट लाइफ स्पैन। कभी-कभी डेथ हो जाती है पार्टनर की, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या मेंटल बैलेंस का लॉस हो जाता है तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है, एंड हो जाती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर देखें तो कुल मिलाकर के आपके 6 टाइप्स हैं पार्टनर्स के। सबसे पहला आपका एक्टिव पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो पार्टनर मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा पार्ट लेता है उसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। ये पार्टनर को एग्रीड शेयर जो है प्रॉफिट एंड लॉस में वो मिलता है और यहाँ पर एक्टिविटीज़ के लिए उसको एजेंट कहा जाता है। फिर आता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। जो इंसान पार्टनरशिप डीड में तो पार्टनर बताया गया है, वो लॉस और प्रॉफिट में भी हिस्सा लेता है लेकिन वो मैनेजमेंट में एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व रहता, उसको बोलेंगे डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। ये इनएक्टिव होते हैं पर फिर भी इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। थर्ड नंबर है नॉमिनल पार्टनर। जो अगर आप सपोज कर लीजिए आपकी फर्म न्यू है तो उसको जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए, आप टफ कंपटीशन में ज़िंदा रहने के लिए आप जो है किसी वेल नोन पर्सन के साथ
पार्टनरशिप कर लेते हैं और ऐसे इंसान को अपने बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। अगेन नॉमिनल पार्टनर कोई कैपिटल नहीं लेकर के आता, सिर्फ उसका नाम ही आप यूज करेंगे अपने बिजनेस की गुडविल को बढ़ाने के लिए। उसकी लायबिलिटी अगेन जो है वो अनलिमिटेड ही रहती है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एक ऐसा इंसान है जिसको पार्टनरशिप में हिस्सा तो दिया जाता है, पर क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके पास स्पेशल स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। उसको अपने बोलेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट जो है वो ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है कैपिटल, पर उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलेगा, लॉस में नहीं। ठीक है। पार्टनर बाय एस्टॉबल और होल्डिंग आउट का मीनिंग क्या है? कि ऐसा इंसान जिसने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की है, कैपिटल भी नहीं लेकर के आया, प्रॉफिट भी नहीं शेयर करता, लेकिन उसके बिहेवियर के बेसिस पे जब थर्ड पार्टी उसको मानने लगे कि वो पार्टनर है, तो उसको बोलेंगे पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये जो है पार्टनर मैनेजमेंट या प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता है। थर्ड पार्टी जो है वो बिजनेस करती है फर्म के साथ, उसके नाम से उसको लगता है कि हाँ ये इसका पार्टनर है। लास्ट वाला जो आता है वो है आपका माइनर पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से एडल्ट पर्सन ही आपका सिर्फ पार्टनरशिप डीड में हिस्सा ले सकता है, इसीलिए एडल्ट पर्सन पार्टनर बन सकता है, माइनर नहीं बन सकता। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके माइनर चाइल्ड को अपने माइनर पार्टनर बना सकते हैं। माइनर पार्टनर कोई भी लायबिलिटी पे नहीं करेगा, डेट्स नहीं पे करेगा, क्रेडिटर्स उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। जब वो अडल्ट बन जाएगा और उसकी इच्छा है पार्टनर बनने की, तो वो पार्टनर बन सकता है। चलो आगे का जो है इसके बाद वाला टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये हम करेंगे इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। अगर आपको सच में ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। नमस्ते।